चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, है ना। कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आज तक जो डिस्कवर हुए हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, यानी कि उनको कैसे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है हमें। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज की क्या पढ़नी है, पीरियोडिसिटी, कि हाउ दोज प्रॉपर्टीज डिफर इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप, मतलब उनके ग्रुप में वो प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती है, चेंज करती है। तो हम क्लासिफिकेशन पहले पढ़ रहे थे कि क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए। पहले अपन ये देख रहे थे कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि इससे हमारी स्टडी थोड़ी सी इजियर हो जाती है, बिकॉज सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखना मुश्किल है। पर अगर हम उन्हीं सारे एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो उनकी प्रॉपर्टी याद रखना आसान है। तो इट मेक्स लाइफ इजियर, ठीक है, अगर हम डिवाइड करके काम करें तो। ठीक है, तो उसी फेज में हमने देखा था कि पहला जो डिवीजन हुआ था दैट वाज डन बाय डॉबरनियर, है ना। डॉबरनियर करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला डिवीजन किया था, और उनका नाम था, उस डिवीजन का नाम उन्होंने दिया था, उस क्लासिफिकेशन का नाम दिया था डॉबरनियर्स ट्रायड्स, लॉ ऑफ ट्रायड्स भी बोल सकते हो। और ट्रायड का मतलब क्या था, अ ग्रुप ऑफ 3। उन्होंने 3-3 एलिमेंट को एक एक ग्रुप में रखा, सच दैट उन 3 एलिमेंट में से जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का क्या था, एवरेज। 39 एंड 7 आर द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। इनका एवरेज निकालोगे जो आता है कितना, 23। 39 प्लस 7 इज 46, 46 डिवाइड बाय 2 इज 23, 23 वाज द मास ऑफ सोडियम। तो कभी कभार एग्जैक्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली सबका सेम मास भी है। हमने देखा था आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको भी उन्होंने एक ही ट्रायड में रखा था। आयरन, कोबाल्ट और निकल को एक ट्रायड में रखा था उन्होंने, और मास लगभग सबके वही सेम थे, 57 58 के आसपास सबके मास थे। ठीक है, बट ड्रॉबैक क्या था कि जितने भी एलिमेंट्स उनके समय नोन थे उन सबको वो ट्रायड नहीं बना पाए। ओनली द फ्यू एलिमेंट्स, है ना, टुक द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स। बाकियों में इनका ये ट्रायड वाला लागू ही नहीं हुआ, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन करने का तरीका फेल हो गया। बट इनका क्लासिफिकेशन का तरीका किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक मास के ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर या एटॉमिक वेट के ऊपर। इनके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट, क्या नाम था उनका, न्यूलैंड। उन्होंने अपना नाम क्या दिया था क्लासिफिकेशन का, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। वो 3 वाले थे, ये 8 वाले थे। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी मास को ही क्राइटेरिया माना। इन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक मास को ही क्राइटेरिया बनाया डिवीजन करने का। और क्या किया, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से सजा दिया। लिथियम आया, बेरिलियम आया, बोरॉन आया, कार्बन आया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन उस वक्त था नहीं, सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम। तो उनका कहना यह था, अच्छा सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड कैल्शियम। उनका कहना यह था कि अगर आप इस एलिमेंट को देख रहे हो तो इसके बाद जो 8वां एलिमेंट है वो इसके जैसा ही होगा, है ना। लिथियम के बाद 8वां कौन है काउंटिंग में, Na। Na के बाद 8वां कौन है काउंटिंग में, पोटेशियम। ये तीनों एक जैसे ही होंगे। हालांकि वो तीनों एक जैसे तो डॉबरनियर के हिसाब से भी थे, ठीक है। वैसे ही बेरिलियम के जैसा मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम के जैसा कैल्शियम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लिए 8वां कौन हुआ, Mg। Mg के लिए 8वां कौन हुआ, कैल्शियम। तो जस्ट लाइक दी म्यूजिकल नोट था ना, देखा था ना हमने कि सा रे गा मा पा दा नी सा। तो सा के बाद सा वापस आया 8वें बार में, है ना, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो वैसे ही इसकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। लिथियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो 8वें एलिमेंट में फिर से रिपीट हुई। सोडियम के पास जो प्रॉपर्टी थी वो 8वें एलिमेंट में फिर से रिपीट हुई। इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी का रिपीट होना आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इज नोन एज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इनका लॉ क्यों फेल हो गया था, क्योंकि
ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही ट्रू था, लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही पहले के बाद आठवां एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा था, बट हेवियर एलिमेंट्स के लिए ये फेल हो गए। सिर्फ 40 AMU, उसका मास कितना था 40 AMU, 40 AMU तक ही ये ऐसा कर पा रहे थे कि पहले के जैसा आठवां होगा, बाद में फेल हो गया इनका भी। ठीक है, तो थर्ड आए मेंडलीव, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे अभी, है ना, ये अभी अपन बीच में ही है इनके। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ हमने देखा था, और इन्होंने प्रॉपर एक टेबल भी बनाई थी, बाकियों ने तो ऐसे ही लिख दिया था, बट इन्होंने प्रॉपर एक टैबुलर फॉर्म में पर्टिकुलर कॉलम्स एंड रोज बना करके एलिमेंट्स प्लेस किए थे। तो हिज वे वाज रॉन्ग बट मोर सिस्टमैटिक देन द बिफोर जो इनके पहले आए थे। ठीक है, तो मेंडलीव लॉ क्या था कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, ऐसा लिखा था ना अपन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या मास। एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक वेट पर। तो सब अभी तक जितने भी हमने तीनों पढ़े सब एटॉमिक वेट एटॉमिक मास पे ही डील कर रहे थे, जबकि हमने देखा था ना कि एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तो जानते हैं सभी, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जबकि एटम में किसका लॉस और गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट शुड बी इलेक्ट्रॉन विच डिसाइड्स दिस प्रॉपर्टीज, नॉट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपने तो एटॉमिक मास को क्राइटेरिया बना लिया था डिवाइड करने का, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। तो आज की टेबल जो हम पढ़ते हैं वो किसके बेसिस में है, एटॉमिक नंबर। आज की टेबल देखिए आप सभी ने, पीरियोडिक टेबल देखे ना सभी, तो वहां पे जो एलिमेंट्स अरेंज है वो किस तरीके से अरेंज है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, Z, which is equal to number of proton and also equal to number of, तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेन प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेन प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो लॉ था, ठीक है, लॉ अभी उन्होंने दे दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। लेटर ऑन इसको हम ठीक करेंगे जब अपन आज का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। पर ठीक है, पहले मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, इनका ड्रॉबैक देख लेते हैं, फिर हम नए टेबल पर आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि इनका एक लॉ था, इन्होंने भी, इनके समय 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, कितने थे, 63 एलिमेंट ही थे, इनकी गलती नहीं है उसमें, है ना, 63 एलिमेंट ही डिस्कवर थे। तो उन्होंने उस 63 को ही कैसे सजाया, इन वर्टिकल कॉलम्स, इन वर्टिकल कॉलम्स जिनको उन्होंने क्या नाम दिया था, ग्रुप, क्या नाम दिया था, ग्रुप्स, एंड हॉरिजॉन्टल रोज जिनको उन्होंने क्या नाम दिया था, पीरियड्स, ठीक है। और एक एक ग्रुप में एक टाइप के एलिमेंट को उन्होंने प्लेस करना चालू किया था। एक ग्रुप था ग्रुप नंबर 0, फिर ग्रुप नंबर 1 रोमन नंबर में, ग्रुप नंबर 2 से लेके ग्रुप नंबर 8 तक, टोटल 9 ग्रुप्स हो गए, पर आज की टेबल में 18 है। और ऐसे पीरियड्स कितने थे, 7, जो आज की पीरियड, आज के टेबल में भी 7 ही है। ये कहां तक थे हमारे, 7 तक। ऑल्सो हमने ये देखा था कि ग्रुप का सब ग्रुप बनाया गया था, मेंडलीव ने क्या किया था, ग्रुप का सब ग्रुप बनाया था, मतलब ऐसे लाइन खींचा नहीं था, पर एक साइड में, लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट को प्लेस किया उन्होंने, राइट साइड में कुछ एलिमेंट को प्लेस किया उन्होंने। तो उन सब ग्रुप का नाम क्या दिया गया था, ए एंड बी, ए एंड बी। तो हर सब ग्रुप डिवाइडेड थे एक्सेप्ट 0 एंड 8। सुन रहे हैं क्या, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे इनके, पहला जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने गैप छोड़े थे अपने टेबल में, क्या छोड़े थे, गैप्स, ब्लैंक स्पेसेस, ये सोच के कि इन फ्यूचर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो इस जगह पर आ जाएगा। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिलिकॉन यहां पे प्लेस किया फॉर एग्जांपल। अब प्लेस आगे आगे प्लेस करते गए, जब अगले पीरियड में आए तो यहां प्लेस करते करते यहां पहुंचे होंगे वो। अब इसके नीचे एक ऐसा एलिमेंट रखना है जो इसके जैसा होना चाहिए, क्योंकि यही तो उनका फंडा था ना कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तो यहां वो पहुंचे एटॉमिक मास के हिसाब से, और यहां जो एलिमेंट उनको रखना था उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी नहीं थी, तो वो चाहते तो रख भी सकते थे,
रखते तो उनका ही टेबल खराब होता ना, क्योंकि उनके हिसाब से तो ग्रुप में एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए थे, बट वो एलिमेंट सिलिकॉन जैसा था नहीं, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया जगह और उसको आगे रख दिया। फॉर एग्जाम्पल एक्स नाम का एलिमेंट होगा, उसने आगे रख दिया उसको, और यहां पर एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दी, ये सोच के कि आगे जाकर के इन फ्यूचर एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जो सिलिकॉन के जैसा होगा, तो उसको हम यहां पे रख देंगे। और अभी फिलहाल उन्होंने इस जगह को क्या नाम दे दिया था? एका सिलिकॉन। क्या नाम दे दिया था? एका सिलिकॉन। संस्कृत वर्ड है एका, एक सिलिकॉन के जैसा। जो लेटर ऑन क्या डिस्कवर हुआ था, तो इसको रख दिए थे फिर यहां पर जर्मेनियम। क्या डिस्कवर हुआ था? जर्मेनियम, जो यहां पर प्लेस हो गया। समझ रहे हैं क्या? ऐसे ही एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम के लिए जगह छोड़ दी गई थी, जो बाद में डिस्कवर हुआ तो गैलियम वहां रखा गया, पर जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक नाम क्या था उसका? एका एल्यूमिनियम। तो ये उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था। प्लस हमने एक पॉइंट और लिखा था कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का करेक्शन किया था, याद है? एटॉमिक वेट का करेक्शन किया था। हमने एक एग्जांपल भी लिखा था कि उनके डिवीजन के पहले बेरिलियम का वेट 13.5 माना जा रहा था। 13 लिखे थे कि 13.5 लिखे थे? 13.5 माना जा रहा था, बट एक्चुअली में बेरिलियम का वेट कितना होता है? 9। ये भी उनको अपने डिवीजन के समय जब वो रख रहे थे एलिमेंट्स, तब पता चला कि अगर 13.5 है तो इसको तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए, बट वहां तो जगह है नहीं मेरे पास। तो फिर उन्होंने वापस से डिटरमाइन किया मास, तो पता चला कि एक्चुअली पहले जो कैलकुलेटेड मास था वो गलत था, ह्यूमन एरर हुआ होगा। अब जो मास कैलकुलेट हुआ है वो करेक्ट है, 9, और आज भी हम 9 पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दो अच्छे कंट्रीब्यूशन थे। तीसरा तो वही है, टेबुलर फॉर्म में होने के कारण स्टडी सिस्टमैटिक हो गई, ना जस्ट एलिमेंट की, उनके कंपाउंड्स की भी। हमने डिस्कस किया था ना कि उन्होंने ग्रुप के ऊपर ऐसा लिखा था R2O, RO। ये क्या थे? उन पर्टिकुलर ग्रुप के जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है सोडियम कैसा ऑक्साइड बनाता है? Na+ एंड O2 नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बनता है? Na2O। ऐसा ही लिथियम भी बनाएगा, ऐसा ही पोटेशियम भी बनाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनके ग्रुप के ऊपर लिख दिया कि इन ग्रुप वाले सारे एलिमेंट इस टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे, जहां पे R क्या है? उस एलिमेंट का सिंबल। समझ गए? हाइड्राइड्स ये सब कैसे बनाते हैं? NaH, LiH, KH। तो ग्रुप के ऊपर लिख दिया कि ये हाइड्राइड्स RH टाइप का बनाएंगे। एल्यूमिनियम वाले ग्रुप पे लिख दिया कि ये ऑक्साइड बनाएंगे R2O3 टाइप का। तो एल्यूमिनियम कैसा बनाता है? Al2O3। तो ये एक अच्छा काम था जो उन्होंने अपनी टेबल में किया था, जस्ट टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड। ये सब कंपाउंड्स है उनके, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स आर कंपाउंड्स। तो उनकी कंपाउंड्स की स्टडी भी थोड़ी इजियर हो गई, सिस्टमैटिक हो गई। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीब्यूशन बोल लो या 3 मेरिट बोल लो जो मेंडलीव के टेबल के थे। ठीक है, बाकी दोनों का तो एकदम ड्रॉबैक ही था बस, बट इनका मेरिट भी है। अब हमको ड्रॉबैक पढ़ने हैं, वरना अगर ड्रॉबैक नहीं होता तो आज हम मेंडलीव के टेबल ही पढ़ रहे होते। एम आई क्लियर? ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज की जो टेबल है वो 100% करेक्ट है, पर उसके बाद कोई आई नहीं तो यही होगी, क्योंकि आज की टेबल में भी डिफेक्ट है, बट इनसे कम डिफेक्ट है। ठीक है, तो अब लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, डिफेक्ट्स या डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स। वो 3 पॉइंट लिख लेते ना अपन, डिफेक्ट्स इन दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हेडिंग रहेगा डिफेक्ट्स इन दी Mendeleev's periodic table. Defects in the Mendeleev's periodic table. First defect लिखना, first defect, anomalous position of hydrogen. Anomalous, ANOMALOUS, anomalous position of hydrogen. Anomalous position of hydrogen. Actually hydrogen आज भी हम बोलते हैं ना कि इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रो नेगेटिव, पर इसको अपन ने प्लेस कहां किया हुआ है? लेफ्ट मोस्ट साइड में, मेटल्स के ऊपर, जबकि इसका तो नॉन मेटालिक नेचर भी होता है। तो व्हाई इट हैज बीन प्लेस्ड देयर ओनली, व्हाई नॉट अबव हैलोजन? आज की टेबल में भी ये डिफेक्ट है।
मैंने कहा ना कि कुछ डिफेक्ट्स आज की टेबल में भी है, उसमें से एक ये भी है कि इसको हमने मेटल के ग्रुप में क्यों रखा है, जबकि ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों नेचर शो करता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें हाइफन डाल के, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1A। 1 कौन सा देंगे, रोमन वाला ना, क्योंकि मेंडलीव की टेबल में नंबरिंग ग्रुप की रोमन नंबर में ही थी, आज की टेबल में अरेबिक में है, बट पहले ये रोमन में ही थी। हाँ, तो 1A, however it resembles, however it resembles, however it resembles, resemble मतलब वो किसके जैसा है, अपन बता रहे हैं कि वो एल्कली मेटल जैसा भी है और वो हैलोजन जैसा भी है। कैसे हैलोजन जैसा है, जैसे हैलोजन समझते हैं ना, कौन कौन से हैलोजन है हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये इनके जैसा कैसे, ध्यान देना, हाइड्रोजन भी इन्हीं के जैसा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, हाँ या ना। हाइड्रोजन के पास भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो नियरेस्ट नोबल गैस का कंफिग्रेशन अटेन कर लेता है, हीलियम, एक गेन करने से। ये लोग भी तो एक ही दूर है, ये एक किससे दूर है, नियॉन से, ये एक किससे दूर है, आर्गन से, एक इलेक्ट्रॉन दूर है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दूर है हीलियम से, वैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दूर है किससे किससे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनॉन से। समझ रहे हैं क्या, तो ये इनके कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों के। ठीक है, वैलेंसी दोनों की 1 है, वैलेंसी क्या है दोनों की, 1। तो हाउएवर इट रिजेंबल्स द एलिमेंट ऑफ, however it resembles the elements of both group, however it resembles the elements of both group 1A, 1 अगेन कौन सा वाला, रोमन वाला, ब्रैकेट में लिख लो एल्कली मेटल, इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। 1A वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, आज के वाले को भी एल्कली मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एल्कली क्या होता है, व्हाट आर एल्कलीज, हाँ, बेस, हाँ, those bases which are soluble in are known as alkali, soluble in water are known as alkali। तो NaOH, KOH, ये सारे हमारे जो बेसिस होते हैं ये पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये ऐसे बेसिस है जो पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं, इसलिए एल्कली बोल रहे हैं। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट सारे बेसिस एल्कली नहीं होते हैं, क्योंकि सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। ओके, हाँ, तो क्या लिखे, एल्कली मेटल, ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंड ग्रुप 7A, एंड ग्रुप 7A, ब्रैकेट में लिख लो हैलोजन। 7 भी कौन सा बना रहे हो, रोमन वाला, ब्रैकेट में हैलोजन्स। कुछ कुछ जगह पे ना आज की टेबल में देखो ऐसा लिखा रहता है, ये ग्रुप 1A है, उसके ऊपर तो हाइड्रोजन है ही, और 17 वाले ग्रुप के भी ना ये फ्लोरीन के ऊपर ऐसे डॉट डॉट करके एक डब्बा बना रहेगा और वहां हाइड्रोजन लिखा रहेगा। नेट पे आपको दिखेगा, ऐसे सर्च करोगे तो इस टाइप का भी आपको टेबल मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी कंट्रोवर्शियल है, एनॉमलस है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो however it resembles the elements of both group 1A and 7A, full stop, therefore its position is not fixed, therefore its position is not fixed। या आप जस्टिफाइड भी बोल सकते हैं कि इसकी पोजीशन जस्टिफाइड नहीं है, इसकी पोजीशन जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट, anomalous pairs of elements, anomalous pairs of elements, anomalous pairs of elements, हाइफन डाल के लिखो, some elements with higher atomic mass, some elements with higher atomic mass precede, PRECEDE, precede the elements with lower atomic mass। क्या लिखा हमने, some elements with higher atomic mass
आर या प्रीसीड द एलिमेंट्स विथ लोअर एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या था प्रीसीड का? प्रीसीड मतलब बिफोर, प्री प्रीफिक्स आगे लगता है। वैसे ही कुछ हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट पहले रखा गए, लोअर वाले बाद में। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि उनकी टेबल तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से थी, तो उस हिसाब से तो छोटा पहले आना चाहिए था, बड़ा बाद में आना चाहिए था। तो ऐसा कैसे होगा कि बड़ा पहले आ गया छोटा बाद में आया? उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपर्टी के हिसाब से आगे पीछे कर दिया होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी तो देख रहे थे ना कि एक जैसे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आने चाहिए। उसके कारण हो सकता है उन्होंने आगे पीछे कर दिया होगा, बट उसके कारण उनका मास ज्यादा वाला पहले रखा गया, कम वाला बाद में रखा गया। तो ये तो टेबल के खिलाफ हो गया ना, कि द टेबल इज नॉट अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट नाउ। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, लिखना नीचे एग्जांपल लिखो। कोबाल्ट, कोबाल्ट ब्रैकेट में लिखना एटॉमिक मास 58.9। कोबाल्ट सीओ होता है ना, सिंबल क्या होता है उसका? सीओ, जिसमें ओ स्मॉल होना चाहिए। अगर ओ भी कैपिटल लिख दिए तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा फिर, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो कोबाल्ट ब्रैकेट में एटॉमिक मास 58.9 प्रीसीड्स, प्रीसीड्स यानी कि प्लेस्ड बिफोर, प्रीसीड्स एनआई, एनआई बोले तो निकल, ब्रैकेट में 58.7। ज्यादा फर्क नहीं है, पर ठीक है, ज्यादा वाला पहले कैसे आया? ठीक है, 58.7। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जल्दी बताओ क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। मैंने जाते जाते बोला था ना कि मैं कल पूछूंगा कि क्या एक डिफेक्ट है। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स लिखिए, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, कौन डिफाइन करेगा? नहीं, और कुछ? कौन डिफाइन कौन करेगा अच्छे से? आपको आता है? जितना आता है बताओ। सेम एटॉमिक मास। हाँ लक्ष्य बोल भाई। Same element having same atomic number. सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। हर बार ना आप लोग यही गलती करते हो, सिर्फ सेम एटॉमिक सेम जैसे बस बोलना चालू कर दिए। पूरा बताओ ना भैया, एटम्स हैं, वो सारे एटम्स सेम एलिमेंट के हैं, तभी उनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं? सेम है, क्योंकि वो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, इसलिए उनके एटॉमिक नंबर सेम है। वरना एटॉमिक नंबर तो सबके अलग अलग होते हैं, पर क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के लिए इनके सबके एटॉमिक नंबर सेम है, बट मासेस आर डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब मेंडलीव की टेबल तो एटॉमिक मास के हिसाब से सजी हुई थी, तो उनके टेबल में तो ये तीनों को होना चाहिए था, 1 वाले को भी, 2 वाले को भी और 3 वाले को भी। तो ये क्यों नहीं है? दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप में हाइफन डाल के लिखना, आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ, isotopes are the atoms of same element, isotopes are the atoms of same element having different atomic, having different atomic mass, having different atomic mass. Full stop. Therefore according to Mendeleev's classification, therefore according to Mendeleev's classification, therefore according to Mendeleev's classification, these should be placed, these should be placed, these should be placed at different places in the table. These should be placed at different positions in the table. टेबल में तीनों को होना चाहिए था, क्योंकि तीनों का मास अलग अलग है और आपने टेबल मास के हिसाब से जमाई है, तो ये तीनों क्यों नहीं है? ठीक है, ऐसा अकेले सिर्फ हाइड्रोजन का थोड़ी ना है, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप है,
क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप है, ऑक्सीजन के भी आइसोटॉप्स हैं, तो ऐसे जितने भी हैं उनके सबके आइसोटॉप को प्लेस होना चाहिए था, क्योंकि सबके मासेस अलग अलग हैं। आज की टेबल में ये सवाल हम नहीं उठा सकते, क्योंकि आज की टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड है, तो एक ही हाइड्रोजन लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही है, मतलब एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम है। रही बात मास की कि किसका मास लिखाया जाए, तो वहां पे एक नया कंसेप्ट आ गया, एवरेज एटॉमिक मास का। जैसे आप पढ़ते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लिखते कितना है, 17 एंड 35.5, पर ये 35.5 कहां से आया, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होल नंबर में ही होंगे, आधा तो कोई नहीं है ना, प्रोटॉन आधा है ना न्यूट्रॉन आधा है, तो ये 35.5 कहां से आ गया, 17 प्रोटॉन है तो क्या 17.5 न्यूट्रॉन थोड़ी ना है, या 17 प्रोटॉन है तो 18.5 न्यूट्रॉन थोड़ी ना है, तो ये आया कहां से, उनके एवरेज एटॉमिक मास से। तो ये क्लोरीन के 2 आइसोटॉप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एक 35 वाला और एक 37 वाला, ठीक है। अब एवरेज का मतलब मैक्स वाला एवरेज नहीं होता है ना, कि आपने दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 36 आ जाएगा। यहां पे हम एवरेज कैसे निकालते हैं, बेस्ड ऑन देयर अबेंडेंसी, नेचर में कौन सा क्लोरीन कितना परसेंट है, सुन रहे हैं क्या। तो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि 35 वाला क्लोरीन नेचर में 75% है, और 37 वाला क्लोरीन नेचर में 25% है। तो यहां से इनका मास निकाला गया कैसे, 0.75 इंटू 35 प्लस 0.25 इंटू 37, एड करके आएगा 35.5, तो हमने लिख दिया उसको। सेम चीज हाइड्रोजन के साथ भी हुई है, हाइड्रोजन के 1 2 3 थे, पर 1 वाला नेचर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में 97 98% तो यही है, बचा 1-2% ये लोग हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, तो जब तीनों का एवरेज निकाला गया तो कितना आया 1.008, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली 1 लिख दिए। समझ में आया क्या, ठीक है। तो ऐसा होता है आज की टेबल में। तो आज की टेबल में आप पोजीशन ऑफ आइसोटॉप के लिए सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो 17 ही है, तो एक ही पोजीशन देंगे ना उनको। बट मेंडलीव की टेबल में तो उन्होंने बोला कि मैंने एटॉमिक वेट से अरेंज किया है, तो तीनों का एटॉमिक वेट तो अलग अलग है, तो तीनों का अलग अलग पोजीशन होना चाहिए था आपकी टेबल में, जो कि नहीं है, ठीक है। ओके, तो क्या लिखे, therefore according to Mendeleev's classification these should be placed at different places in the table according to their atomic weights, ठीक है, should be placed at different position in the table according to atomic weights, according to atomic weights, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फोर्थ ड्रॉबैक, डिमेरिट, डिफेक्ट, लिमिटेशन, चारों वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए ना। Some dissimilar elements were grouped together. Some dissimilar elements are grouped together. Are grouped together. While some similar elements are placed in different groups. While some similar elements are placed in different groups. देखिए, डिसिमिलर को एक में डाल दिए, एक जैसे को अलग अलग में डाल दिए, है ना। डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड या ग्रुप टुगेदर, while similar elements are placed in different groups. एग्जाम्पल लिख लो इसका, एग्जाम्पल Li Na एंड के, Li Na एंड के, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये आज भी एक ही ग्रुप में, ये तीनों एक जैसे ही है, ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स। तो Li Na एंड के are grouped together with are grouped together with are grouped together with Cu, Ag and Au। ये कौन कौन लोग हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तीनों कॉइन एज मेटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉइन एज मेटल्स, इनसे कॉइन्स बनते थे ना, इसलिए कॉइन एज मेटल्स आज भी बनते हैं, ठीक है।
कॉइन एज, है ना. तो दे आर ग्रुप टुगेदर विथ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दो देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट. Though their properties are quite different. Though their properties are quite different. और जो हमारा कॉपर और मर्क्यूरी है, ये रिएक्टिविटी में कम है थोड़े से, इनको अलग अलग रख दिए, जबकि इनको एक ही ग्रुप में रखना चाहिए था. ठीक है, तो ये सब एनॉमलीज थी. सिमिलर वाले अलग अलग जगह, डिसिमिलर वाले एक जगह थे. ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखना. position of lanthanides and actinides. Position of lanthanides, LANTHANIDES, and actinides, ACTINIDES. Position of lanthanides and actinides. ये क्या थे? किसके लिए? नहीं, इनके लिए नहीं, वो तो नोबल गैसेस के लिए छोड़ के रखे थे. मैं पूछा लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स होते क्या है. हमारे पास एक लैंथेनम नाम का एलिमेंट है ना, लैंथेनम नाम का एलिमेंट है, उसके जैसे 14 और डिस्कवर हुए थे, उनको लैंथेनाइड्स बोलते हैं. उनके जैसे हैं इसलिए लैंथेनाइड्स पड़े. और एक होता है एक्टिनियम, है ना, इनके जैसे 14 और डिस्कवर हुए तो उनको क्या नाम दे दिया गया? एक्टिनाइड्स. और आज की टेबल में भी ये डिफेक्ट है कि इनको अलग से नीचे क्यों रखे हो. टेबल पूरी आपकी 7 पीरियड की है, अलग से ये दोनों नीचे पड़े हुए हैं. तो वाई दे आर प्लेस्ड आउटसाइड द टेबल, ये आज भी डिफेक्ट है. तो दो डिफेक्ट हो गए आज के, एक हाइड्रोजन वाला और एक पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये आज भी है डिफेक्ट. ठीक है, पर यही है ना कि इनको अगर यहां फिट करेंगे तो वो टेबल को खराब कर देंगे, दिखने में अच्छी नहीं दिखेगी टेबल. या तो वो इधर से लंबी हो जाएगी, आखिरी के 2 कॉलम, दो ग्रुप, सॉरी 2 पीरियड, या तो फिर वो एक कॉलम बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा दिखने में इवन नहीं दिखेगी टेबल. दैट इज वाई उनको अलग ही रख दिया गया. ठीक है, तो ये डिफेक्ट भी आज की टेबल में है. ठीक है, तो लिखना है इसमें नीचे एक लाइन. द 14 एलिमेंट्स, द 14 एलिमेंट्स following lanthanum, LANTHANUM, the 14 elements following lanthanum, ब्रैकेट में को लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स बोलते हैं, ब्रैकेट में लैंथेनाइड्स, and another 14 elements following actinium, actinium के बाद, and another 14 elements following actinium, ब्रैकेट में लिख लो एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स. नाइड्स भी बोलते हैं और नॉइड्स भी बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स एक ही चीज है. ठीक है, हैव नॉट बीन गिवन प्रॉपर पोजीशन, उनको उनका हक नहीं मिला है. हैव नॉट बीन गिवन प्रॉपर पोजीशन इन द मेन फ्रेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. हैव नॉट बीन गिवन प्रॉपर पोजीशन in the main frame of periodic table, in the main frame of periodic table, but have been placed in two separate rows at the bottom of the table, but have been placed in two separate rows in the bottom of the table, in the bottom of the table. ठीक है, मेंडलीव की भी ना 2 टेबल थी, एक मेंडलीव टेबल थी और एक मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल थी. उस मेंडलीव की मॉडिफाइड टेबल में ग्रुप 0 भी आ गया था, जिसमें हमारे हैलोजन, सॉरी ये इनर्ट गैसेस भी आ गई थी, है ना, और ये दोनों भी आ गए थे हमारे लैंथेनॉइड्स और एक्टिनाइड्स. ठीक है, बट डिफेक्ट तो अभी भी है. ठीक है, लास्ट डिफेक्ट, unable to explain the cause of periodicity. Unable to explain the
cause of periodicity. Unable to explain the cause of periodicity. मतलब हम ये मान लिए कि चलो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों एक ही ग्रुप में हैं, तीनों एक जैसे हैं, एल्कली मेटल्स हैं, मान लिया, पर क्यों, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज तीनों की सेम क्यों आई? ऐसा क्या है तीनों के पास एक जैसा, जो तीनों की प्रॉपर्टी भी एक जैसी है? तो वो कॉज नहीं समझा पा रहे थे, बस बता दिए कि हाँ तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा उन्होंने, तीनों सेम बिहेव कर रहे होंगे, इसलिए प्रॉपर्टी सेम थी, बट वाई? तो अब वो इसका आंसर इसलिए नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो सब किसके पीछे थे? वेट के पीछे। किसके पीछे? एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट के पीछे। तो उसके कारण वो कुछ उसका रीजन बता नहीं पा रहे थे। अगर उन्होंने इस चीज को एटॉमिक नंबर के हिसाब से बताया होता, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर किया होता, तो उनको रीजन दिखता पीरियोडिसिटी का। बोलो इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। दृष्टि 19 वाले का 1s2, 2s2 जोर से, 2p6, 3s2, 3p, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 2 2 4 6 10 11 12, 12 ही हुए ना, अभी तो 7 और बचे हैं। 3p6, 4s1। आपने देखा एक कॉमन चीज, they have similar valence shell configuration. They have similar, सेम नहीं बोलना, सिमिलर, सेम बोल दोगे तो सबके में 2s1 थोड़ी ना है लास्ट में। सिमिलर, सिमिलर मतलब सबके आखिरी वाले शेल के एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला मैंने? आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मत बोलना, क्योंकि अब शेल का कंसेप्ट खत्म हो गया ना। आखिरी वाले शेल के सब शेल में, वो भी एस वाले सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये उनका कॉज है पीरियोडिसिटी का। आप सेम चीज उनके साथ भी करके देख सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के साथ। 4, 12 एंड 20, जस्ट इनके बाद वाले, उनके में क्या क्या होगा? यहां 2s2 होगा, यहां 3s2 होगा, और यहां पे 4s2 होगा। सिमिलर आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, दिस वाज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। बट ये मेंडलीव ने नहीं बताया था, ये तो मोजले ने बताया, जो हमारा आज का टेबल है, जिन्होंने आज का टेबल बनाया। देखिए उन्होंने सही प्रॉपर्टी को चूज किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, एंड दैट प्रॉपर्टी वाज एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। एम आई क्लियर? तो मेंडलीव यहीं तक खत्म हुए, हिस्ट्री यहीं तक खत्म हुई। अब आज की टेबल पढ़ेंगे तो हेड डालना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये पॉइंट क्या और कुछ इलाबोरेट नहीं कर रहा हूं ना, ये पॉइंट अपने आप में समझ में आ जाएगा ना कि द थ्योरी या द लॉ वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। समझ गया ना? लास्ट पॉइंट में कुछ और लिखवा नहीं रहा हूं मैं हाइफन डलवा के, ठीक है? चलिए हेड डालिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है? हाइफन डाल के लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ, क्योंकि पहले के टेबल में 9 कॉलम थे, आज के टेबल में 18 कॉलम है, लॉन्ग हो गई है टेबल। ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। It was given by Henry Moseley. It was given by Henry Moseley, Moseley, Henry Moseley. Full stop. He suggested that atomic number, ब्रैकेट में Z लिख लेना। एटॉमिक नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से, कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, instead of atomic mass
should be the basis of classification. Should be the basis of classification. Atomic number है ना, not the atomic mass. Instead of atomic mass, atomic number should be the basis of classification, है ना. And gave modern periodic law. वहां अपन पढ़ते थे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, यहां पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. एंड गिव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ which states that inverted comma चालू करो, the physical and chemical properties of the elements. आपने जो पीछे लिखा ना मेंडलीव का, उसी को पूरा लिखो. एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा. मैंने कल कहा था ना लास्ट क्लास में कि पूरा लॉ वहीं का ही है, बस वेट की जगह क्या आ जाएगा, नंबर. आप लोग नहीं लिखे हो, बाकी लोग लिखे. The physical and chemical properties of the elements, the physical and chemical properties of elements are a periodic function, are a periodic function of their atomic numbers, of their atomic numbers. इसके पहले हम आप दोनों को बता रहा हूं, इसके पहले हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ा था जिसमें स्टेटमेंट पूरा सेम था, बस वो नंबर की जगह मास लिखा था. समझ गए क्या? ये उनका लॉ था. किनका? जो अभी टेबल इसके पहले अपन पढ़ रहे थे मेंडलीव, जो कि गलत टेबल है क्योंकि वो किसको क्राइटेरिया बना रहे थे, एटॉमिक मास को, जबकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन होती है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मास में इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. मास तो इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल बोलते आ रहे हैं ना अपन 9th क्लास से, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है. इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द एटम. जो भी मास है वो किसके कारण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण. तो मास कैन नॉट बी द फंडामेंटल प्रॉपर्टी. ठीक है, लिख लीजिए, है ना. एटॉमिक नंबर, दैट इज इसका अर्थात लिखते हैं, दैट इज इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, that is if the elements are arranged in, that is if the elements are arranged in order of their atomic numbers, increasing atomic numbers, order of their increasing atomic numbers, order of their increasing atomic numbers, comma, the elements with similar properties, the elements with similar properties, the elements with similar properties are repeated after certain regular intervals, are repeated after certain regular intervals, are repeated after certain regular intervals. ठीक है, ये उस लॉ का मीनिंग है, रेगुलर इंटरवल्स. तो अगर लॉ डिफाइन करने आएगा जो दैट इज के बाद वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वो आपके समझने के लिए है. पर लॉ क्या है हमारा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. बस. ठीक है, चलो सब डालना. कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी जो मेंडलीव नहीं बता पाए थे, जो मैंने अभी आपको बता भी दी है, इसको लिख लेते हैं बस. वही ये वाला ना, दे हैव सिमिलर outer shell electronic configuration. Cause of periodicity, periodicity होने का कारण, क्यों प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं, इसका हाइफन डाल के लिखना. The cause of periodicity in properties is the cause of periodicity in properties. The cause of periodicity in properties is the repetition of similar outer, is the repetition of similar outer इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आउटर वर्ड लिखना मत भूलना ना, आउटर की जगह वैलेंस भी लिख सकते हो. सुन रहे हैं, आउटर में उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं. तो सिमिलर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, या सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स.
after certain regular intervals. After certain regular intervals. एक एग्जांपल भी लिख लो, ये लिथियम वाला एग्जांपल लिखते हैं, लिखेंगे। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है सारे, लिथियम Li, फिर सोडियम Na। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ये हाइड्रोजन भले उस ग्रुप में रखा हुआ है पर वो एल्कली मेटल नहीं है, हाइड्रोजन एल्कली नहीं बनाता है। HOH तो पानी हो गया, न्यूट्रल, सुन रहे हैं क्या? तो हाइड्रोजन एल्कली नहीं बनाएगा, इसलिए मैं उसको एल्कली मेटल नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ओके, तो Li, Na, फिर K, फिर होता है हमारा Rb बोले तो रुबीडियम, फिर होता है CS बोले तो सीशियम, एंड Fr होता है ट्रांशियम, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा ग्रुप याद करने के लिए एक लाइन होती है, आप अगर H भी याद रखना चाहो तो हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना नाम की लड़की होगी, है ना, हेलिना की, तो रब से फरियाद कर रही है कि छुट्टी कर दो, टाइम हो गया है, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 1 के 7 एलिमेंट है जिनका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, अभी लिथियम का हाइड्रोजन का मत लिखना, है ना। तो 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1। थोड़ा ऐसे पास पास लिखना ताकि ना अपन ऐसा बना सके ना, इस टाइप का। 2s1 2p, सॉरी 2s2 2p6 एंड 3s1 को थोड़ा पास लेके आ रहा हूं, ठीक है। पोटेशियम के लिए इनके एटॉमिक नंबर भी यहां लिख देता हूं ना, इसका 7 है, इसका 11 है, इसका 19 है। रुबिडियम का कितना होगा? रुबिडियम का देखो इधर से काउंट करते हैं ना, यहाँ पे आर्गन होता है ना, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो उसके बाद 19 चला गया, कितना? नहीं, क्यों 27? यहां 18 एलिमेंट होते हैं, क्रिप्टन आपका होता है 36, तो ये क्या होगा? 37। फिर 18 एलिमेंट के बाद जेनॉन आता है 54, तो ये क्या होगा? 55। और फिर 32 आकर के यहां पे आता है 86, क्या? रेडॉन। पहला आखिरी एलिमेंट तो याद रख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 87। चलो बाकियों की लिखो तो। तब मैं आखिरी में यहाँ पे 4s1 आएगा, यहाँ 5s1, यहाँ 6s1, यहाँ 7s1। चलिए इसका लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। रुबिडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, लिखते पहले 3d छोटे हैं, है ना। 3d10 4s2 4p6 5s1। सीशियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 5p6 6s1। इसका ऑर्डर याद है ना? सार्थक याद है क्या? नहीं याद हुआ? सार्थक याद है ऑर्डर ऑफ वो प्रिंसिपल? पहले 1s भराएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। लिखते भले पहले इसको है 3d को, पर पहले भराता 4s है। फिर 3d के बाद 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s। 6s तक पहुंच चुके हैं अपन। 6s के बाद भराता है 4f,
फिर 5D, फिर 6 का P, फिर हम आते हैं 7 पीरियड में 7 का S, फिर 5 का F, फिर 6 का D एंड लास्ट 7 का P। देखो पहले दो के, इसके पास तो P होता ही नहीं, तो छोड़ दो। जब P आना चालू हुआ ना तो S के बाद P भराना चालू हुआ। देखो एक मिनट, जब P भराना चालू हुआ ना, जब P आना चालू हुआ तो S के बाद P भराता था, S के बाद P भराता था, फिर बीच में D आ गया। तो S और B के बीच, S और P के बीच में क्या आ गया? D आ गया। फिर S और P के बीच में क्या आ गया? D आ गया। पर जैसे ही F चालू हुआ तो वो भी बीच में आ गया। S और P के बीच में ही आ रहे हैं सब, S और P के बीच में ही आ रहे हैं सब। पहले D आ रहा था, अब F भी आ गया। पहले D आ रहा था बस, अब F भी आ गया। ठीक है। और इसको याद करने का तरीका मैंने आपको टेबल बताया था ना, आज हम टेबल फिर से देखेंगे आज, है ना? क्लियर है यहां तक? लास्ट लिखे क्या किसी ने? पेंशियम का लिखा किसी ने? क्या होगा यहां तक? पूरा सेम, 6s2, 4f14, 5d, 10, 6p6, 7s1। समझ गए क्या? है ना? इनको हम शॉर्ट में क्या क्या लिख सकते हैं? हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हीलियम के बाद 2s1। इसको लिख सकते हैं नियॉन के बाद, देखिए यहां तक नियॉन होता है, ये हीलियम है, नियॉन के बाद 3s1। यहां तक लिख सकते हैं आर्गन के बाद 4s1। इसको पूरा लिख सकते हैं क्रिप्टन के बाद 5s1। ये पूरा लिखा जा सकता है जेनॉन के बाद 6s1। और ये पूरा यहां तक लिख सकते हैं रेडॉन के बाद 7s1 शॉर्ट फॉर्म में। तो इतना भी हो सकता है इनका कॉन्फ़िगरेशन। पर आप देख रहे हो सब में लास्ट में एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सभी में। यही है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होने का कारण। एक जैसी तो है, पर क्यों है? इसलिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डालिएगा। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टेबल बनाएंगे पूरी, पर एलिमेंट के सारों के नाम नहीं लिखेंगे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की लोकेशंस देखेंगे। और ये ऑर्डर जो मैंने आज बताया ना आपको, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं, इसको भी याद करने का मैं आपको तरीका बता दूंगा टेबल देख करके, जो मैंने एक बार बताया है पहले भी, जो अपन ऑफ प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। तो ये याद रखने के लिए मैंने कहा था कि इसको मत याद करो, आप बस टेबल को विजुअलाइज कर लेना। आपके माइंड में टेबल आ जानी चाहिए। अगर आपके माइंड में टेबल आ जाएगी तो ये ऑर्डर आपको याद हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद क्या आता है, आप रट रहे हो या पहले से लिख के देख रहे हो। आप सीधा लिखते लिखते आपके दिमाग में टेबल चलती रहेगी और आप लिख दोगे पूरा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में अपन टेबल का एक ढांचा बनाएंगे बस। और जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारे पहले 20 तो हम पढ़ ही लिए हैं, अगले 10 भी पढ़ लेंगे जिंक तक। नोबल गैसेस का पोजीशन देख लेंगे, नोबल गैसेस कैसे हैं, हैलोजेंस देख लेंगे कैसे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के नाम लिख लेंगे और एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे टेबल का। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।